Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you all would be fine and doing absolutely great. My name is Sadaf Javed and in this video I'm going to tell you about complexometry. So let's just get started. So यहाँ पर मैंने actually fine लिखना था, नहीं लिखा. Actually, one of my students made this PowerPoint presentation for me, and it helped me a lot. मेरा थोड़ा burden कम हो गया. Like last days, I was a bit burdenized. So thank you so much for doing so. I'm really grateful to you. So let's just get into it. Complexometric titrations. Now, before moving on to the main topic, we should be well aware of the term complexometry. कॉम्प्लेक्सोमेट्री की जब मैं बात करूं तो इट इज़ बेसिकली अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल मेथड. ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्री जो है ये एक टाइट्रेशन मेथड ही है. तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री जो है एक हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल मेथड है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने मेटल आइंस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास अननोन होती है और हम लोग उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करके जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी प्रेजेंट हो. दैट मीन्स हमारा वो सब्सटेंस जाके मेटल आयन के साथ बाइंड कर जाए और एज अ रिजल्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप करे. तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री. जिस तरह यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी इजी हो जाए कि जब भी मेटल आयन आपके सब्सटेंस के साथ जाके रिएक्ट करेगा तो आपके पास मेटल आयन सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाएगा. सो मेटल लाइन, सबसे पहले हम मेटल लाइन की बात कर लेते हैं. अब कॉम्प्लेक्सोमेट्री की सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग क्यों कॉम्प्लेक्सोमेट्री को यूज करते हैं. कॉम्प्लेक्सोमेट्री को हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आइंस. हमारे पास मिक्सचर में मेटल आइंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन होती है. तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री को यूज करते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने इसमें एक मेटल को बाइंड कराना होता है एक ऐसे सब्सटेंस के साथ जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी प्रेजेंट हो. ठीक है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कहते हैं. हमारा जो भी सब्सटेंस मेटल के साथ आकर बाइंड करेगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कहते हैं. हमारा जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो मेटल के साथ कुछ इस तरीके से बाइंड करता है कि हमारा मेटल हमेशा दरमियान में होता है. जिस तरह अगर आप लोग ये फिगर देखें तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा Fe दरमियान में है. Fe इज योर मेटल और OH2 या H2O जो है वो आपके साइड पे लगे हुए हैं. एंड हेयर OH2 इज एक्टिंग एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. तो हमारे पास इस केस में क्या होता है कि मेटल दरमियान में आ जाता है और मेटल इज सराउंडेड बाय द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. ठीक है, इसी वजह से हम लोग इस कॉम्प्लेक्सोमेट्री के केसेस में मेटल आयन को सेंट्रल एटम भी बोलते हैं. यहाँ पे मैंने आप लोगों को Fe की एग्जांपल जो है वो समझा दी है. उसके बाद हम चलते हैं लिगेंड की तरफ. जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो मेटल के साथ जाके अटैच हो जाए. जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उसको हम लोग लिगेंड भी कहते हैं. ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्सोमेट्री का केस है, हमारे पास जो मेटल आइंस हैं वो एज अ लिविस एसिड एक्ट करते हैं और जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं दे एक्ट एज अ लिविस बेस. तो लिविस एसिड का मतलब ये है कि मेटल आयन मेरा जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा. तो बेसिकली होता क्या है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है लिगेंड से. ठीक है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है मेटल को और मेटल लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. सो मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई मेटल क्या हो जाता है, लिविस एसिड हो जाती है. और लिगेंड डोनेट कर रहा है तो लिगेंड क्या हो जाती है, लिविस बेस हो जाती है. और जो मेटल और लिगेंड के दरमियान में बॉन्ड बनता है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. और जहां पे आप लोगों को आगे भी कोई डायग्राम आ जाए या कहीं पे भी तो यू शुड बी वेल अवेयर कि L स्टैंड्स फॉर लिगेंड जो कि आपका मेटल के साथ बाइंड कर रहा है, जो कि आप मेटल आपके पास जिस केस में सेंट्रल एटम प्रेजेंट है और इनके दरमियान में जो बॉन्ड डेवलप होता है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है. अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की तरफ. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड हैं. फॉर एग्जांपल यूनिडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स और एक हमारे पास होता है मल्टीडेंटेट लिगेंड्स. वो हम आगे देख लेते हैं. यूनिडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास वो लिगेंड्स होते हैं जो हमारे पास सिर्फ एक डोनर एटम के साथ अटैच हुए होते हैं. दैट मीन्स
हमारे पास जो यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर डोनर एटम एक ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को NH3 की एग्जांपल देती हूँ। तो अगर मैं NH3 का स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन करके लिखूं तो वो स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरह से आता है। तो अगर आप लोग NH3 को देखें तो NH3 के केस में नाइट्रोजन सिर्फ आप लोगों के पास डोनर एटम है और बाकी जो तीनों हाइड्रोजन लगी हुई है वो एक्सेप्टर है। ठीक है, तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एटम जो होता है वो डोनर एटम होता है और बाकी सारे एटम्स जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। बायडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास वो लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा यहाँ पर एक डोनर एटम प्रेजेंट है तो उनके अंदर दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी सारे एटम्स जो उनके साथ अटैच होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डायमाइन की एग्जाम्पल इन्होंने दी है। तो ऑब्वियसली जो बायडेंटेट लिगेंड्स हैं दैट मीन वो मेटल के साथ डिफरेंट साइड से बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यूनिडेंटेट लिगेंड की एग्जाम्पल लें जो मैंने ऊपर लिखी हुई है तो यहाँ पर मेटल सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही बाइंड हो सकता है। लेकिन लेट सपोज बायडेंटेट लिगेंड के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ये एग्जांपल लिखती हूं। तो यहां पर मेटल यहां से भी अटैच हो सकता है और यहां से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स की तो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 3 एटम्स जो होते हैं उसके अंदर वो डोनर एटम होते हैं। तो दैट मीन्स मेटल के साथ अटैच होने के लिए हमें 3 डिफरेंट साइड्स जो हैं वो मिल जाती है। अच्छा जी, फिर हम लोग चलते हैं EDTA की तरफ, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। जो EDTA है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और एक बहुत बेहतरीन लिगेंड भी है। इट इज़ अ वेरी गुड लिगेंड। ये हमारे पास है एक मल्टीडेंटेट लिगेंड, जिसका मैंने आपको पीछे बताया मल्टीडेंटेट लिगेंड हमारे पास होता है। ट्राइडेंटेट के बाद हमारे पास और जितने भी लिगेंड्स आते हैं वो सब हम मल्टी के अंदर ही करते हैं। ठीक है, टेट्रा हो गए, हेक्सा हो गए, पेंटा हो गए, वो सारे हम मल्टी के अंदर ही ले आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं मल्टीडेंटेट लिगेंड्स की तो इनके अंदर 3 से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। ऑब्वियसली 3 तक जो डोनर एटम्स थे वो तो अपने ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में पढ़ लिए। इनके अंदर 3 से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, EDTA हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज लिगेंड है इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और EDTA में हमारे पास बेसिकली EDTA forms 6 different bonds with a metal ion at 6 different places. That means जब ये 6 different bonds बना रहा है that means इसके अंदर 6 donor atoms present है। तो that means ये हमारे पास एक hexadentate ligand हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें उसने कहा है ये EDTA has ethylene in center। ये देख लें जी, इथाइलिन आपको नजर आ रहा है। उसके बाद उसने कहा है which is joined to 2 nitrogen atoms 10 डायअमीन। ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरी नाइट्रोजन, जिसकी वजह से डायअमीन है। फर्दर मेकिंग बॉन्ड्स विद 2 एसिटिक एसिड्स ईच। ये देखें जी, 2 एसिटिक एसिड्स ईच। अच्छा जी, अब हम चलते हैं चिलेशन की तरफ, या कुछ लोग इसको किलेशन भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल लें। ठीक है, जब हमारे पास कोई एक ऐसा लिगेंड होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर तो वो लिगेंड मेरा मेटल एटम के साथ रिएक्ट करे और एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाए तो उस रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि वो एक किलेट है। ठीक है, और ये जो किलेट बनने का पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग किलेशन कहते हैं। तो जो बेसिकली EDTA है ये एक किलेटिंग एजेंट है। इसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली किलेशन क्या होती है हमारे पास, जब भी हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट है, जब वो मेटल एटम के साथ बॉन्ड करके कोई रिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास वो एक किलेट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग किलेशन कहते हैं। EDTA जो है वो एक किलेटिंग एजेंट है। अब जिस तरह से मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स हों, ठीक है, और वो मेटल के साथ कंबाइन करके एक रिंग स्ट्रक्चर बना लें। अब यहाँ पे आप देखें ये मेटल है आपका और इसके साथ 6 डिफरेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये देखिए मैंने मार्क भी कर दिया बॉन्ड्स को आप लोगों के। ठीक है, 6 डिफरेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक रिंग स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। दैट मीन्स ये जो EDTA का स्ट्रक्चर है ये किलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, here you can see that EDTA is bonded to the metal ion at 6 distinct places forming 6 bonds. Hence EDTA is a hexadentate ligand. अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स ऑब्वियसली हमारे पास टाइट्रेशन में बहुत ज़्यादा
वो होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के केस में जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं जो कि मेटल के साथ जब बॉन्डिंग डेवलप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू आप जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो या आप जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो उसकी निस्बत आपके जो इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है वो बहुत लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से आपका जो नया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो इजीली आपके इंडिकेटर वाले कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को रिप्लेस कर देता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है इंडिकेटर अब मिलता है जब आपके मेटल आयन के साथ, तो इंडिकेटर मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मैं आपको प्रोसीजर में थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जब हम उसके अंदर ईडीटी ऐड कर लेते हैं अपनी फ्लास्क के अंदर, तो क्या होता है कि इंडिकेटर और मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिकेटर जो है इट इज अ वीक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। तो इंडिकेटर और मेटल का कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट जाता है और ईडीटीए जाकर आपके मेटल के साथ अटैच हो जाता है और एज अ रिजल्ट आपके पास ईडीटीए मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है और आपके पास जो इंडिकेटर है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, जब वो फ्री स्टेट में हो या वो कंबाइंड या कॉम्प्लेक्स स्टेट में हो तो वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने देखना हो कि हमारे पास एंड पॉइंट कब आता है, तो हमेशा ये बात याद रखें कि टाइट्रेशन में हमारे पास एंड पॉइंट तब आता है जब हमारे पास जो इंडिकेटर है वो फ्री स्टेट में होता है, तो वो हमें एक डिफरेंट कलर शो करता है, तो वो हमारा एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की बात करूंगी, दैट इज ईबीटी, इरियोक्रोम ब्लैक टी। इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। और भी बहुत से डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल फास्ट सल्फोन ब्लैक, इरियोक्रोम ब्लैक टी और म्यूरियोक्साइड। मतलब ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग ईबीटी को ही यूज करते हैं, ठीक है। अब ईबीटी जो है बेसिकली ईबीटी इज अ वीक एसिड और ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। व्हेन देयर इज नो मेटल आयंस, दैट मींस ये अपनी फ्री स्टेट में ब्लू कलर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो आप लोगों को स्लाइड पे नजर आ रहा है, जब ये अपनी फ्री स्टेट में होगा तो ये ब्लू कलर में होगा और जब ये जाकर मेटल के साथ कंबाइन होगा तो ये रेड कलर में हो जाएगा। तो दैट मींस ऑब्वियसली जब आपको ब्लू कलर नजर आएगा तो वो आपका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। प्रोसीजर में मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसमें टाइट्रेशन हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन में हम लोग सिंपल वैसे ही करते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क में हम अपना मेटल्स का मिक्सचर ले लेते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, और ब्यूरेट में हम लोग अपना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या लिगेंड ले लेते हैं और हम लोग उसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर देते हैं और उसकी टाइट्रेशन कराते हैं और एंड पॉइंट हमें नजर आ जाता है, दैट इज डायरेक्ट टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज कर रहे हैं हम लोग उसको बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है कि जितने भी मेटल आइंस आपकी कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट हैं, जब ईडीटीए जाकर उन सब के साथ कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो पीछे जितना ईडीटीए आपके पास फ्री स्टेट में बच जाता है उसको हम लोग फिर बैक टाइट्रेट कराते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ, किसी और मेटल आयन के स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। बैक टाइट्रेशन इज दिस। ये मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में टाइट्रेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज डायरेक्ट टाइट्रेशन और व्हाट इज बैक टाइट्रेशन एंड ऑल ऑफ दिस। अच्छा, अब आता है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहले आपने अपना जो इंस्ट्रूमेंट है या ग्लासवेयर है उसको कैलिब्रेट कर लिया और वॉश कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि आप लोग अपनी कॉनिकल फ्लास्क में अपना मेटल आयन का जो सोल्यूशन है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और जो आपके पास ब्यूरेट है उसमें आप अपना ईडीटीए का जो सोल्यूशन है या आपके पास जो लिगेंड का सोल्यूशन है उसको ऐड कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में ईबीटी ऐड करेंगे जो कि आपके पास इंडिकेटर है। आपने तब तक ईबीटी ऐड करते रहना है मेटल के सोल्यूशन में जब तक आपके जो मेटल के सोल्यूशन का कलर है वो रेड ना हो जाए। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब आपके पास इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी मिल जाता है मेटल लाइन के साथ, कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो आपको रेड कलर शो होता है। तो जब इरियोक्रोम ब्लैक टी मेटल लाइन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो आपको रेड कलर शो हो जाएगा, बस उस टाइम आपने और इंडिकेटर ऐड नहीं करना। फिर आप क्या करेंगे कि आप ब्यूरेट खोलेंगे और आप ईडीटीए का सोल्यूशन ऐड करेंगे अपने मेटल आइंस के अंदर। तो क्या होगा, मैंने जिस तरह से आप लोगों को पहले भी बताया कि इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो लेस स्टेबल है और वीक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है एज कंपेयर टू द ईडीटीए, तो वो इजीली अलग हो जाएगा मेटल में से और उसकी जगह पर आकर ईडीटीए अटैच हो जाएगा और एज अ रिजल्ट आपका जो इंडिकेटर है वो फ्री स्टेट में आ जाएगा। जब आपका
इंडिकेटर फ्री स्टेट में आ जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है जब वो फ्री स्टेट में आ जाता है तो वो ब्लू कलर शो करता है। जैसे ही आपको ब्लू कलर नजर आ जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में, दैट मीन्स आपका जितना भी इंडिकेटर है वो सारा फ्री हो चुका है, फ्री स्टेट में आ चुका है, और वो आपका एंड पॉइंट होगा, और वहां पर आप लोग अपनी रीडिंग जो है उसको नोट डाउन कर लेंगे, और इसी पूरे प्रोसेस के थ्रू आप 3 to 4 रीडिंग्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सिंपल मोल रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, m1v1 ओवर n1 इज इक्वल्स टू m2v2 ओवर n2, जिस तरह हम लोग बाकी सारी टाइट्रेशंस में यूज करते आए हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।